नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर उधम सिंह नगर से बताते हैं, जहां पर जहरीली गैस का रिसाव हुआ है रुद्रपुर में और गैस के रिसाव से 20 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। आजाद नगर इलाके में गैस का रिसाव हुआ है। वहीं गैस रिसाव के बाद लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हुई है, जिसके बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं एसडीएम किच्छा कौस्तुभ मिश्रा की भी तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कबाड़ी की दुकान में सिलेंडर से रिसाव हुआ। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जो गैस रिसाव हुआ, टीम मौके पर पहुंची और उसे कम करने की कोशिश की गई। लोगों की तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती कराया, वो तस्वीर आप देखिए। तीसरी तस्वीर एसडीएम की भी तबीयत बिगड़ी, वो भी अस्पताल उन्हें भी ले जाना पड़ा और वहां पर पूरे तरीके से चेकअप हुआ, चाहे वो आंखों का चेकअप हो या फिर सांस लेने में परेशानी का हो। तो वहाँ देखा तो गैस रिसाव हो रहा था। उससे पहले हमारे फायर हो गया, हम हो गए, सिविल पुलिस हो गई, सब लोग लगे तो उसके ऊपर बोरा वोरा डाल के हमने बंद कर दिया था। उसके बाद और अधिकारी आए तो हमने उनसे कहा सर इसको यहाँ से हटवा देते हैं करके। तो एक टुक में डाल के हमने वो गैस सिलेंडर वहाँ से पकड़ के सभी ने डाल के उसमें, और हमने वो सिटकुल के पीछे जंगल है जो वहाँ क्या नाम कहते हैं, वहाँ डिस्पोज कर दिया। अधिकांश लोग क्या बता रहे हैं, गले में इरिटेशन हो रहा है। तो नेचुरल बात है, केमिकल है तो गले में इरिटेशन होगा ही। उसके बाद लंग्स में कई लोगों को खांसी आ रही है, ठीक है। उसके बाद खांसी जो आ रही है तो कभी कभी किसी को दम भी हल्का फूल रहा है। तो सबके ऑक्सीजन वगैरह जो हम लोग ना मेजर कर रहे हैं, जो भी स्पाज्म हो रहा है लंग्स के अंदर में या थ्रोट के अंदर में, तो उसको हम लोग इंजेक्टेबल से अभी मेंटेन कर रहे हैं। चंदन बंगारी फोन लाइन पर मौजूद है रुद्रपुर से ज्यादा जानकारी के लिए। चंदन, कैसे ये हादसा हुआ ये भी बताइएगा, और अभी जो जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी है उनकी हालत कैसी है? जी मैं आपको बता दूं, ये रुद्रपुर का एक आजाद नगर है। यहाँ सुबह जब लोग सोकर उठे तो उनको सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई है। थोड़ी देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। पता ये चला कि कबाड़ी के एक गोदाम था, उसमें कोई सिलेंडर रखा था जिससे रिसाव हुआ था। जिसके बाद एसडीआरएफ सहित पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ पहुंचा और रेस्क्यू कर सारे लोगों को भर्ती कराया गया अस्पताल में। अभी तक कुल 32 लोग बीमार हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से एक एसडीएम किच्छा है और सीओ ट्रैफिक है, एसडीआरएफ के भी 6 जवान इस पूरे रेस्क्यू अभियान में प्रभावित हुए। उनका भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत अभी सामान्य है, सभी लोग खतरे से बाहर हैं और पूरे इलाके में इस समय बड़ा डर का माहौल। तो डर का माहौल है क्या? अभी और भी लोगों की तबीयत खराब हो रही है या फिर जो 20 लोग हैं ये संख्या बढ़ भी सकती है, ये माने चंदन? अभी तक तो जो जिला अस्पताल में पहुंचे 32 लोग पहुंचे हैं। तो 32 लोगों के अलावा अभी कुछ लोग और भी जिनकी तबीयत बिगड़ रही है, क्योंकि प्रभावित क्षेत्र में जितने लोग थे उन सबकी इस समय जांच जिला अस्पताल में चल रही है। तो जिसकी ज्यादा दिक्कत हो रही है उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। अच्छा चंदन, जहाँ पर ये हुआ है हादसा, जहाँ पर ये गैस का रिसाव हुआ है, कैसा ये इलाका है? रिहायशी इलाका था तो ज्यादा पॉपुलेशन भी रही होगी? एक बस्ती है और बस्ती में ये कबाड़ी के गोदाम था। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय लोग घरों में सो रहे थे और जैसे ही लोगों को दिक्कत होनी शुरू हुई तो लोगों ने घर खाली करके वहां से भागना शुरू कर दिया था। क्योंकि ये पूरा मोहल्ला था, इसलिए मोहल्ला खाली कराने के बाद ये जो जिस सिलेंडर से रिसाव हो रहा था उस सिलेंडर को एसडीआरएफ ने दूर ले जाकर नष्ट कर दिया। लेकिन जो लोग प्रभावित हैं फिलहाल उनकी स्थिति अभी ठीक है और प्रभावित क्षेत्र जो है वहां भी अभी गैस रिसाव की अब दिक्कत नहीं है। ठीक है चंदन बंगारी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने की है 29वीं अरेस्टिंग। मामले में शिक्षक बलवंत रौतेला को अरेस्ट कर लिया गया है। पूर्व में अरेस्ट हुए आरोपी शशिकांत के साथ मिलकर 40 अभ्यर्थियों को करवाई थी नकल। चंपावत जिले के सरकारी स्कूल में तैनात है। तो शशिकांत के साथ मिलकर इसने नकल करवाई थी। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। 29वीं गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी ये संख्या और भी बढ़ सकती है। और पेपर लीक मामले में जो संलिप्त पाए जा रहे हैं उन सब पर कार्रवाई हो रही है। सत्येंद्र बर्तवाल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सत्येंद्र, चाहे वो छात्र हों जिन्होंने नकल की हो या फिर वो लोग हों जिन्होंने नकल करवाई हो, जो भी संलिप्त पाया जा रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई की बात खुद मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं। अब एक और अरेस्टिंग हो गई है, इस बारे में बताइए। बिल्कुल सीनम, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी मामले में एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 29वीं ये गिरफ्तारी अभी जो हुए, ये एक शिक्षक है बलवंत रौतेला, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज जाखदार में बताया जा रहा है।
और इसके बारे में ये भी जानकारी मिली कि 2015 में यही जो बलवंत सिंह है ये पेपर लीक और नौकरी दिलाने के मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और जेल जा चुका है। लगातार अब एसटीएफ की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और माना यह जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में अभी कुछ और अरेस्टिंग होनी बाकी है। जी ठीक है, यानी कि अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती है और आगे हम ये मान कर चले कि और खुलासे भी इस मामले को लेकर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में गड़बड़ी का मामला गरमाता जा रहा है। पूर्व स्पीकर और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने माना कि मंत्रियों के करीबियों को नौकरी दी गई। अब उन नौकरियों का क्या होगा, ये स्पीकर ऋतु खंडूरी को तय करना है। सीएम धामी ने सिस्टम सुधारने का भरोसा दिया है, तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पार्टी नेताओं को पीएम मोदी से सीखने की सलाह दी। नहीं, मैंने कब कहा उन्होंने भ्रष्टाचार किया? आपने कहा पहली बार नहीं हुआ है, तो यही कहा ना मैंने, भ्रष्टाचार तो नहीं कहा ना। आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों के भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार बताइए ना। मंत्रियों के पीआर बिल्कुल रखे गए, आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए। तो ये मैंने कहा ना, नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। ये पिछली बीजेपी सरकार के पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल हैं, जो इस बार की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। विधानसभा में मंत्रियों के करीबियों की नौकरी लगी, ये बात भी मान ली। सवालों में घिरी 72 भर्तियों की जांच कब शुरू होगी और इनका क्या होगा, ये फैसला स्पीकर ऋतु खंडूरी को लेना है। लेकिन भविष्य में कोई स्पीकर भाई भतीजावाद की मौज ना ले सके, अपने परिवार और नेताओं की पीआरओ एडजस्ट ना कर सके, इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम की मांग उठने लगी है। और सीएम धामी ने भरोसा दिलाया है कि विधानसभा के लिए ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा। अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैंने अनुरोध किया है उनसे कि वो जहाँ भी ऐसा लगता है गड़बड़ी, और लेकिन आगे के लिए, भविष्य के लिए हम इस पर जरूर विचार करेंगे कि इस प्रकार से कोई फुल प्रूफ योजना विधानसभा के स्तर पर भी होनी चाहिए कि जिससे जो भी नियुक्तियाँ हों तो उन नियुक्तियों में भविष्य में कोई गड़बड़ी की आशंका न रहे। विधानसभा भर्तियों में सवाल कांग्रेस कार्यालय पे भी उठे, पर सवाल इस बार इसलिए बड़े हो गए क्योंकि पिछली सरकार बीजेपी की थी, स्पीकर बीजेपी के थे, मंत्री बीजेपी के थे और नौकरी लगने वाले उनके पीआरओ या करीबी हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि नेता जनता के प्रतिनिधि हैं, परिवार के नहीं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे 1 मिनट में एक ही बात कही थी कि त्रिवेंद्र, मैंने घर परिवार इसलिए नहीं छोड़ा है कि मुझे अपने पराया को देखना है। मैंने घर परिवार इसलिए छोड़ा है कि मुझे देश को आगे बढ़ाना है। भर्तियों में गड़बड़ी के आरोपों ने इस बार उत्तराखंड विधानसभा को बदनाम कर दिया, क्योंकि जिस विधानसभा में कानून बनता है वहीं नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं और अब नियम कानून बनाने वाली विधानसभा में सिस्टम सुधारने की डिमांड उठने लगी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी को लेकर जिस तरह से आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी खूब चुटकी ले रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 युवक विधानसभा के गेट पर ठीक सामने बैठकर कथित तौर पर नौकरी बेचने को लेकर बोली लगा रहे हैं। न्यूज़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नौकरी ले लो, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख, नौकरी ले लो भाई, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो भाई, नौकरी ले लो, 1 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ले लो भाई, नौकरी ले लो, रेवड़ियाँ बढ़ रही हैं, फ्री में रेवड़ियाँ बढ़ रही हैं, नौकरियाँ ले लो भाई, नौकरी ले लो, 15 लाख, 20 लाख में नौकरी ले लो भाई। देहरादून में अपने आवास पर सीएम धामी ने भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फैरल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। तो ये देख सकते हैं मुलाकात के दौरान की तस्वीर। बीजेपी ने संगठन के लिहाज से बड़े जिलों को तोड़कर 5 नए जिले तो बना लिए, लेकिन इसके साथ ही 11 साल पहले बीजेपी सरकार में घोषित किए गए उन 4 प्रशासनिक जिलों को लेकर बहस शुरू हो गई है, जिनका प्रस्ताव घोषणा के बाद से ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बीजेपी ने रविवार को संगठन की दृष्टि से कोटद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, रानीखेत और काशीपुर 5 नए जिले बनाए ताकि संगठन का कामकाज और तेजी के साथ आगे बढ़ सके।
लेकिन इसके साथ ही उन 4 प्रशासनिक जिलों का जिन भी बाहर आ गया जो निशंक सरकार में 15 अगस्त 2011 को घोषित किए गए थे। कांग्रेस बीजेपी से पूछ रही है कि उन 4 प्रशासनिक जिलों का क्या हुआ 11 साल पहले जिनकी घोषणा की गई थी। भाजपा के पास चुनाव के अलावा कोई और दूसरा काम ही नहीं है। अरे भाई, राज्य बना था, इस छोटे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि यहाँ की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनका पुनर्गठन हो। आपके ही चीफ मिनिस्टर ने, निशंक साहब तो आप ही के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नए प्रशासनिक जनपदों की घोषणा की थी। कहाँ गए वो? आज तक उनका पता नहीं है। कांग्रेस की ये गुगली निशाने पर बैठी। बीजेपी ने प्रशासनिक जिलों के गठन से पल्ला झाड़ लिया। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि ये सरकार का मसला है, सरकार से पूछा जाना चाहिए। उत्तराखंड में अपना अस्तित्व खो चुकी है और केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसे छटपटाहट में कुछ भी बोल देती है। मैं संगठन का पदाधिकारी हूं, इसके नाते मैं केवल संगठन की बात कर सकता हूं। सरकार ने क्या करना है, क्या किया है, ये आप सरकार से पूछे तो ये ज्यादा अच्छा है। दरअसल 2011 में निशंक सरकार ने यमुनोत्री, कोटद्वार, डीडीहाट, रानीखेत 4 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद 2012 में कांग्रेस की सरकार आ गई और फिर 2017 में बीजेपी की। दोनों ही सरकारों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा, जिलों की ये फाइल आज भी सचिवालय में धूल फाक रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में उत्तराखंड जनता एकता पार्टी के संयोजक दिनेश धनई और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मुलाकात हुई, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अब अटकलें लगाई जा रही है कि दिनेश धनई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिनेश धनई पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस में तब्दील किए जाने को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि छात्रों का एक गुट जहां कैंपस के विरोध में मजबूती से मैदान में डटा है, वहीं दूसरा गुट हर कीमत पर कैंपस के पक्ष में खड़ा है। पिथौरागढ़ महाविद्यालय को अल्मोड़ा विश्वविद्यालय का कैंपस बनाए जाने का फैसला 2 साल पहले लिया जा चुका है, लेकिन लंबा वक्त गुजरने पर इस फैसले पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाया। अब जब महाविद्यालय को कैंपस में तब्दील करने की चाल कुछ तेज हुई, तो छात्र संगठनों ने सियासी पारे को आसमान पर पहुंचा दिया है। कई छात्र संगठन महाविद्यालय को कैंपस में तब्दील करने के बजाय नया कैंपस खोलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सीधी एक मांग है कि ये इस कॉलेज को कैंपस ना बनाया जाए और इसको कैंपस बनाने की पूरी रणनीति उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कर दी है। यहाँ पर फीस हाइप हो गई है और यहाँ पर कोई भी अन्य सब्जेक्ट जो नए फाइन आर्ट्स वगैरह आएंगे कह रहे थे, ये कोई सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आए हैं और एडमिशन की फीस इन्होंने 3804 रुपए कर दी है। जो कैंपस के विरोध में उतरे छात्र नेता आए दिन जहां कॉलेज बंद करा रहे हैं, वहीं धरने प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। विरोध में उतरे छात्रों का मानना है कि कैंपस बनने से जहां छात्र संख्या सीमित हो जाएगी, वहीं फीस में भी भारी इजाफा होगा, जबकि समर्थक छात्र हर कीमत पर कैंपस बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि कैंपस बनने से क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। अगर पिथौरागढ़ में कैंपस खुलता है तो यहाँ के छात्र को सुविधा मिलेंगी। ये सीमांत क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून महंगी फीस देनी पड़ेंगी। यहाँ पे BFA होगा, फाइन आर्ट्स की क्लास जाएंगी, लॉ की क्लास होंगी और यहाँ पे फॉरेस्ट की क्लास होंगी और यहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन मिलेंगी तो रोजगार भी मिलेगा अपना। कैंपस को लेकर छात्रों के साथ ही जानकारों की राय भी पूरी तरह बटी है, लेकिन आए दिन हो रहे छात्र आंदोलन से एकेडमिक माहौल भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो ताकि कॉलेज पटरी में लौट सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। टिहरी में NH-94 बार बार हो रहा है बंद, साथ ही नरेंद्र नगर के पास मलबा और बोल्डर आने से बंद हो रहा है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मशीनों से मलबा हटाए जाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।
उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग से तीर्थयात्री जान हथेली पर रखकर अपना सफर कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं भंगेली घाट की, जहां पर वैकल्पिक मार्ग संकरा होने से घोड़े खच्चरों का 2-2 घंटे जाम लग रहा है, जिससे यात्री क्षतिग्रस्त हुए रास्ते में जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ते ही समस्या विकराल रूप लेने लगी है। बारिश के दौरान भंगेली घाट के पास पैदल मार्ग 20 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अभी तक सही नहीं हो पाया है। वहीं इस मार्ग पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। इस मार्ग पर छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। हाल ही में टिहरी और देहरादून जिले में आई आपदा के बाद दूर दराज के गांव में अभी भी कनेक्टिविटी की दिक्कत बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब सीतापुर गांव के दिनेश रावत ने गर्भवती पत्नी को बरसाती नदी पार करवाने की गुहार चौकी प्रभारी से लगाई, तो चौकी प्रभारी विनोद कुमार अपनी टीम को लेकर मौके पर गए और परिवार के सभी लोगों को सुरक्षित बरसाती नाला पार कराया गया। टिहरी डैम की झील से प्रभावित ग्रामीणों का विस्थापन और रोजगार समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर टिहरी झील के पास धरना जारी है। अब ग्रामीणों ने जल्द ही मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं होने पर टिहरी झील में जल समाधि की चेतावनी दी है। टिहरी झील से सटे उठर, नंदगांव, लुनेटा, भलियाडाना ग्रामीणों का अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 8वें दिन भी लगातार धरना जारी रहा। ग्रामीणों ने पुनर्वास विभाग और टीएचडीसी पर अनदेखी का आरोप लगाया। पुनर्वास से टीडीसी से कोई भी यहाँ हमारे पास नहीं आया, और अगर वो हमारी मांगे नहीं सुनेंगे तो हम झील में जल समाधि कर देंगे। क्योंकि हमने उनकी डिमांड्स को देखा है और वो डिमांड्स जो है वो लोकल लेवल की डिमांड्स नहीं है, वो कम्प्लीटली पॉलिसी लेवल डिसीजंस है। सो रीजनेबली अगर वो लोग थोड़ा सा समझेंगे इस बात को तो वो लोग बैठ कर के नेगोशिएटिंग टेबल पे बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद रामनगर कॉर्बेट में 50 महिला जिप्सी ड्राइवर्स को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है, जिनमें 25 महिलाओं की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। 1.5 साल का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक इन्हें कोई गाड़ी नहीं मिल पाई है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। भूपेंद्र चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और रविवार को अध्यक्ष का पद इन्होंने संभाला है। अध्यक्ष बनने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता दें, जहां पर अध्यक्ष बनने के बाद अब मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब क्योंकि लगातार बैठक का दौर भी शुरू हो गया है और अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए भूपेंद्र चौधरी नजर आ रहे हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक उनकी ओर से ली जानी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रविवार को अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला है और अब मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आज सीएम योगी को इस्तीफा सौंप दिया है भूपेंद्र चौधरी ने, जो कि नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी की कमान उन्हें सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में एक काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी 2024 के लिहाज से अगर देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी को यहां पर दी गई है और इसके लिए रणनीति बनाना बैठकों के जरिए अभी से शुरू कर दिया है भूपेंद्र चौधरी ने, लेकिन उससे पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। रविवार को अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला है। तो सीएम योगी को इस्तीफा सौंप दिया है और भूपेंद्र चौधरी मंत्री पद से अब इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि यूपी बीजेपी की कमान उन्हें सौंपी गई है। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक वो लेने वाले हैं। लगातार जो है अब 2024 को लेकर फोकस करते हुए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में 2024 का चुनाव भी यूपी बीजेपी लड़ेगी और भूपेंद्र चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और इस्तीफा सौंप दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी जिन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। चमोली में उर्गम घाटी से
ध्यान गौरा को बुलाने भल्ला वंशजों के यात्री भगवती के ससुराल कैलाश रवाना हो गए हैं। उर्गम गांव में विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवती गौरा के ससुराल के लिए छतौली को रवाना किया गया और उच्च हिमालयी क्षेत्र से नंदा को ब्रह्म कमल के रूप में गांव में लाया जाएगा, जिसके बाद विशेष मेले के साथ ही नंदा महोत्सव मनाया जाएगा। उत्तरकाशी में आज हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि एक नाग देवता ऐसे भी हैं जहां पर पर्यावरण से बेहद प्रेम जिन लोगों को होता है, जो पर्यावरण का संदेश भी देते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देवभूमि को नागों की शिव भूमि कहा जाता है और आज हम आपको बताते हैं उत्तरकाशी में बेनाग देवता के बारे में, जिन्हें पर्यावरण से बेहद प्रेम है। सुखी गांव के जंगलों में स्थित इस मंदिर में लोगों की गहरी आस्था है। इसके साथ ही मंदिर और इन झाड़ियों से एक बात जुड़ी है। बताया जाता है कि जब भी देवता इन झाड़ियों को काटने के बारे में सोचा, तब देवता का प्रकोप गांव को झेलना पड़ा है। इन्हीं कांटों के बीच में देखिए आपकी पर्यावरण को भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बचा रखा है कि इसके चारों तरफ हम लोग कोई भी झाड़ी काट नहीं सकते। आप देख रहे होंगे, तो ये आस्था से हमारा जुड़ा हुआ है। बेनाग देवता को प्राकृतिक प्रेमी माना जाता है। इसके साथ ही गांव के लोग अपनी गायों का नाम भी बेनाग देवता के नाम पर रखते हैं और देवता के आदेशों पर ही पूरा गांव काम करता है। और जो ये पूरी कंटीली झाड़ियां हैं, इनके बीच भगवान बेनाग बसते हैं। भगत अपनी दिल से यहाँ पर पुकारता है तो उसकी मुराद पूरी होती है यहाँ पर। और सुखी गांव का सौभाग्य है कि भगवान बेनाग देवता के आदेश पर ही सारे कार्य होते हैं। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।